आप सबको मेरा नमस्कार। आज सुबह 19 वर्ष की जो हाथरस की बच्ची थी उसने सफदरजंग अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया और उसके साथ जो बर्बरता हुई, उसकी अंतोगत्वा मौत हो गई, लेकिन उसके साथ जो बर्बरता हुई, जिस बर्बरता पूर्वक उसका रेप हुआ, 4 लोगों ने गैंग रेप किया, उसकी पीठ पर जख्मों के निशान थे, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काट दी गई और वो 12 दिन तक, इसको कहते हैं अदम्य साहस, और इतनी जीने की जिजीविषा थी कि वो 12 दिन तक इशारों से बात करने की कोशिश करती रही। ये कहीं पर एक सभ्य समाज पर तो बहुत बड़ा धब्बा है ही, ये पाश्विक है। इस बर्बरता की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक जानवर ही ऐसी चीजें कर सकता है। और बहुत बार उत्तर प्रदेश में कहा जाता है देर रात को घूम रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। वो देर रात को नहीं घूम रही थी, वो अपने माँ और भाई के साथ खेत में घास काटने गई थी। भाई एक बोझा घास का लेके घर पे रखने गया, माँ आगे घास काट रही थी और उसको पीछे से इन 4 लोगों ने खींचकर इतना जघन्य अपराध किया। और अब मैं आती हूं कि कितना बड़ा कलंक है ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर। उसके साथ इतनी बर्बरता होती है, इतना पाश्विक व्यवहार होता है और 8 दिन तक पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है, इस पर कोई गैंग रेप की धारा नहीं लिखी जाती है 8 दिन तक। 8 दिन के बाद जब थोड़ा बहुत लोकल मीडिया ने प्रेशर बनाया और लोगों ने बातचीत करना इसके बारे में शुरू किया, तो 8 दिन के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसमें एक मामला दर्ज किया। अब गैरतलब बात यह है कि इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सलाहकार हैं, इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं, जो सूचना सलाहकार हैं, वो और आगरा की पुलिस ने इसको निरंतर फेक न्यूज बताया और ये आधिकारिक तौर पे बताया गया। उनके वेरीफाइड हैंडल से इन लोगों ने इसको फेक न्यूज बताया और कहीं पर यह दिखाता है कि किस तरह हम महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं के सम्मान को इस तरह से बर्बरता जब होती है उसको फेक न्यूज बताकर लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। और यह एक अकेला मामला नहीं है और ना इस पर बात आकर रुक जाएगी। उत्तर प्रदेश में निरंतर यह होता जा रहा है। आज अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पर उचित कार्यवाही समय रहते की गई होती तो शायद वो बच्ची हमारे बीच आज जीवित होती। उसको क्यों नहीं समय से भेजा गया एम्स के दिल्ली? वो इतनी बीमार थी, उसकी हालत इतनी नाजुक थी। 8 दिन क्यों लगे ये गैंग रेप की मामला बुक करने में? क्यों इन लोगों पर एनएसए नहीं लगाई जा रही है? क्या इससे बड़ा भी असुरक्षा का कोई मामला सामने आ सकता है? क्यों भारत और इंडिया में इतना बड़ा फासला आज भी है? क्यों इस खबर से लोगों की रूह नहीं कांपती है? क्यों इस खबर को वो प्रोमिनेंस नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए? और इतने शौकीन हैं बुलडोजर चलाने के योगी आदित्यनाथ जी, क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं इन लोगों पर, इन 4 लोगों पर जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया? और ये मामला, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है, ये निरंतर होता जा रहा है। आप उन्नाव देखिए, हरदोई देखिए, लखीमपुर देखिए, बाराबंकी देखिए, गोरखपुर देखिए, लगातार बर्बरता से रेप होता है, बलात्कार होता है और उसके बाद पीड़िता को मारने की कोशिशें होती हैं। कई जगह बिना कार्रवाई के वो खुद आत्महत्या कर लेती है, उसके घर वालों को डराने धमकाने की कोशिश भी होती है। और इस मामले में भी उनके परिवार का कहना है कि उनको कहा गया उन्नाव जैसी हालत कर देंगे तुम्हारी, क्योंकि उन्नाव में जो गैंग रेप की पीड़िता थी उसको जिंदा जलाने का काम हुआ था सड़क पर। तो बजाय पुलिस पीड़ितों के साथ और पीड़िता के साथ खड़ी रहती, पुलिस ने इस खबर पर लीपापोती करना, इस खबर को फेक न्यूज ठहराना ज्यादा जरूरी समझा। योगी आदित्यनाथ जी एनएसए लगाते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोले, इस मामले में भी जो उनके खिलाफ बोलेगा वो प्रतिद्वंदियों पर एनएसए लगाते हैं, हर तरह के कानूनी हथकंडे अपनाते हैं। इस पर वो क्या कर रहे हैं, क्यों सुप्त है सरकार,
ये हमारा सवाल है। और हमारा सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये क्यों नहीं देख रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इसीलिए ये हो रहा है। अपराधियों को कानून का डर नहीं है, अपराधियों को पता है वो जितने जघन्य से जघन्य अपराध कर ले कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनको कोई पकड़ने वाला है। और इसीलिए इस तरह के जघन्य अपराध कर कर लोग आज भी आराम से घूम रहे हैं। और एनसीआरबी के डेटा का मैं इसलिए उल्लेख करना चाहती हूं जबकि ये 2 साल पुराना डेटा है 2018 का, उसके बाद तो जो निरंतर घटनाएं हुई है ये डेटा कहीं और पहुंच गया होगा। उत्तर प्रदेश देश की क्राइम कैपिटल बन चुका है। 2 साल पुराना डेटा बताता है कि हर रोज 12 रेप होते हैं, 36 महिलाओं के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, 46 के करीब अपहरण होते हैं और ये लगातार होता जा रहा है, ये मामले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जिन अपराधियों को सरकार को कानून व्यवस्था के चलते पाठ सिखा पढ़ाना चाहिए उनको संरक्षण प्राप्त होता है, चाहे चिन्मय आनंद हो चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो। जब तक कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए थे। तो इसकी जवाबदेही तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनती ही है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि क्या मैं सरप्राइज हूं, क्या मैं हतप्रभ हूं कि ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के करीब 312 एमएलए हैं, उनमें से 37 के खिलाफ अपराध के 37% के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं और उन 312 में से 80 से ऊपर लोगों के खिलाफ जघन्य अपराध के मामले हैं जिसमें रेप और हत्या के मामले आते हैं। तो ये लोग हमारी कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले हमारी बेटियों को सुरक्षित रखेंगे। और आज मेरा सवाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ से नहीं है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है, आज मेरा सवाल प्रधानमंत्री महोदय से भी है। क्यों वो चुप हैं? क्यों उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है? कहां है वो नेत्रियां, कहां है वो महिला नेताएं जो दौड़ दौड़ कर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बातें करती थी, जो चूड़ियां भेजती थी तत्कालीन प्रधानमंत्री को, जबकि मुझे लगता है कि चूड़ियां जो है वो सशक्ति की निशानी है, कमजोरी की नहीं। आज उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। महिला और बाल विकास मंत्रियों के मुंह से आज कुछ नहीं, एक शब्द नहीं निकलता है। जब शब्द निकलता है तो आरोपियों को बचाने के लिए निकलता है। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से और इस बारे में यह जरूर कहूंगी कि एक जघन्य अपराध हुआ है। एक 19 साल की बच्ची ने जो दलित वर्ग से आती है अपना दम तोड़ा है और आज भी अगर हम चुप रहेंगे तो ये तो निरंतर होता ही जा रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार को इसका जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री महोदय अपनी आंखों पर पट्टी बांध के नहीं बैठ सकते हैं और जो महिला नेतियां कूद कूद कर बातें करती थी, घर में चुप रहने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जब आप खुलकर लोगों का विरोध करिएगा जो ऐसे जघन्य अपराध करते हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते थे, उत्तर प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस पीड़िता के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है और जिन आरोपियों ने किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मुझे पता है जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उसको, उनके परिवार को जो एक अत्यंत शोषित समाज से आते हैं, उनको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन जरूर मिलना चाहिए। और इसमें तारीखें पे तारीखें नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि एक पार्श्विक घटना हुई है, ये बर्बरता का एक नया आलम है। इसमें जरूर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। I will just make a brief statement in English. This morning at 3 a.m., the rape victim, who was not just brutally raped but assaulted by the 4 men who raped her, has passed away. And we stand in solidarity. I extend my heartfelt condolences to her family. But she fought, and she fought very hard to survive. Questions still remain. Why did it take 8 days for the UP police to register a gang rape case on her complaint? Why was she immediately not transferred to Premier Institute like AIMS and instead let to die in Uttar Pradesh? Why is it that these men who have brutally assaulted, raped and now murdered her do not face NSA charges? Why is it that the UP Chief Minister is absolutely quiet on this? And why is it
that his information advisor and the Agra police consistently up until the 24th of September kept calling this fake news. And when will this end? When will it end that people in Uttar Pradesh will respect law and order? There is no law and order in Uttar Pradesh. The police is in gloves with criminals. There is political patronage that this government extends to criminals, and which is why you see the kind of incidents that are happening in that state. And it doesn't just end or start with Hathras. It happened in Unnao, it happened in Hardoi, it happened in Shahjahanpur, in Barabanki, in Lakhimpur, in Gorakhpur, you name the district. And women are being subjected to brutal rape, assault and murder. And this government keeps quiet and turns the other way. UP is today the crime capital of this country, not just in terms of murder and extortion, but in rape, in molestation. And when will this end? And the reason why it is not ending it, because the UP government and the BJP that is in power there has tainted members. And will these members who face criminal charges of rape and murder be responsible to erect the law and order situation in this country, in that state? I believe that's untrue. 312 MLAs, 83 of them face charges like murder and rape, and these are very, very grave charges. Are these the lawmakers who will ensure law and order in Uttar Pradesh? And through you, I will definitely raise a question on the absolute conspicuous silence of the Prime Minister, of the women leaders of the BJP, who at one point of time thought it was their moral duty to raise questions on crime against women, and today when they are in charge of departments like that are conspicuously silent and do not utter a word. And if you ask me, if you do not utter a word on this, if you do not condemn this, you are very much hand in glove with what the criminals are doing. There is absolutely no respect for law and order in Uttar Pradesh today. And through this platform, we demand justice. We demand absolute justice for the rape victim who's now passed away from Hathras. We demand the culprit be brought to book. We demand it should be a speedy trial, and we demand that the Uttar Pradesh government apologizes to the state and to her family for calling it fake news for as long as they did. And for as long as they took to register a case, for as long as they took to keep her in Uttar Pradesh, because if they had acted speedily and with haste, she perhaps would have been alive with us today. Thank you very much. Happy to take your question. उसके जो 4 आरोपी हैं गैंग रेप को, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको बचाने के बजाय उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलने में उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हाथ जोड़कर उसी से नहीं, प्रदेश की सब महिलाओं से माफी मांगे कि जब यह मामला सामने आया तो उनके आधिकारिक रूप से, आधिकारिक चैनलों के तौर पर उन्होंने इसको फेक न्यूज बताया। मुझे पता है जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो एक शोषित वंचित समाज से आती है और उसके परिवार को इसका कॉम्पेंसेशन, इसका कुछ ना कुछ मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। हमारे यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी ने उसके परिवार के भाई को सरकारी नौकरी दिलाने की बात उठाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो शर्मसार है इन जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। डीएम साहब से मेरा यह सवाल है कि 8 दिन तक जब आपके डिस्ट्रिक्ट में इतना जघन्य अपराध हुआ और जब पुलिस एक भी मामला गैंगरेप के तहत नहीं कर रही थी, तो आप आंख पर पट्टी बांधे क्यों बैठे हुए थे? आज क्योंकि यह मामला मीडिया में उछल गया है, आज क्योंकि यह मामला उठाया जा रहा है, तो डीएम साहब बोल रहे हैं क्योंकि उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने इसको फेक न्यूज बताया था। मैं कह तो रही हूं, मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार, इंफॉर्मेशन एडवाइजर ने अपने आधिकारिक चैनल से इसको फेक न्यूज बताया था। आगरा की पुलिस ने अपने आधिकारिक चैनल से इसको फेक न्यूज बताया था। तब डीएम साहब कहां थे? मैंने कहा ना, जान की कोई कीमत नहीं है, और आज ये सोचकर कि उसको मुआवजा दे देने से बात बन जाएगी, वो मुगालते में जी रहे हैं। मैंने बोला ना कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसका जिम्मेदार है, क्योंकि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने
उस लड़की को वहां पर दिनों तक छोड़ दिया। अगर उसको समय रहते, एक एयर एम्बुलेंस क्या छोटे शहरों की बच्चियों के लिए नहीं हो सकती है? आप हर तरह की सुरक्षा अमीरों को देने के लिए तैयार खड़े हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हाथरस की एक लड़की को आप एयर एम्बुलेंस से दिल्ली नहीं ला सकते थे। तो आप पर अपराध उतना ही है जितना उन 4 आरोपियों पर है। आप पर अपराध उतना ही इसलिए भी है क्योंकि आप महकमे में थे, आप सरकारी महकमा है, आप इसको फेक न्यूज बताते रहे। 8 दिन तक इस पर कार्यवाही नहीं हुई। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सूबे के मुख्यमंत्री देंगे, क्योंकि वो इसके जवाबदेह हैं। वो उनका राजधर्म ही नहीं, इनका कर्तव्य भी है कि वो इसका जवाब दें, जिम्मेदारी लें और माफी मांगे और उचित कार्यवाही करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता है कि रीथिंकिंग लॉ पे करने की बात है। मैं इसको 2 तरह से आंसर करूंगी। मैं खुद एक महिला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि एक सभ्य समाज जब ये सब बातें सुनता है, देखता है और अपना मुंह फेर लेता है तो ये बातें और होती हैं। हमें शायद अपने लड़कों की ज्यादा बेहतर परवरिश करने की जरूरत है, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं और जब आरोपियों को सजा नहीं मिलती है तब यह ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है कि यह निरंतर और लगातार उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है? ऐसा क्यों है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त और चरमरा चुकी है? और मैंने आपसे बोला ना, यह हाथरस से शुरू होकर हाथरस पे खत्म नहीं होगी। मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं। बाराबंकी में पीड़िता के साथ ऐसा हुआ, FIR लॉन्च हुई, वहां पर उसने कुछ नहीं किया, उसने आत्महत्या करी। शाहजहांपुर में हमने देखा कैसे चिन्मयानंद को बचाने की कोशिश करी गई। सेंगर मामले में हमने देखा कि जब तक हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया तब तक सरकार ने पूरी तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया, जो कि आज गिल्टी पाए गए हैं। हमने देखा कि कैसे गोरखपुर में भी ऐसा जघन्य अपराध हुआ। कहीं पर रेप करके बाइक चढ़ा दी जाती है, कहीं पर रेप करके मां और बेटी पे ट्रक चढ़ा दिया जाता है। अगर कानून व्यवस्था सुचारू हो जाए और उनको तुरंत सजा मिले और इन जघन्य अपराधों के लिए सख्त कार्रवाई हो और तुरंत कार्रवाई हो, तो ऐसे मामले अपने आप खत्म हो जाएंगे। कहीं पर अपराधियों के मन से जब भय निकल जाता है तब ऐसे मामले और होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी हर साल। उन्होंने तो यह भी कहा था कि हमारे आपके सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने तो यह भी कहा था कि कोरोना की जंग हम 21 दिन में जीत लेंगे। उन्होंने तो यह भी कहा था कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आएगी। क्या उनमें से कुछ भी हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ये भूल जाते हैं कि जबानी जमा खर्च करने से आप इतना बड़ा कानून पास तो करा सकते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। आप कांग्रेस पार्टी को भूल जाइए। आपने एक भी किसान से इस पर बैठकर बात करी थी? एक भी किसान की सलाह मशवरा इस पर लिया गया था? जब हम लैंड एक्विजिशन कानून लाए थे तो हमने किसानों के ग्रुप से निरंतर मशवरा किया था, सलाह ली थी, उनकी बातों को कंसिडरेशन में रख के कानून बना था। आपने किसी से बात नहीं करी और इसीलिए शायद आपके ओल्डेस्ट एलाय ने पहले तो कैबिनेट छोड़ी और उसके बाद एनडीए से भी रिजाइन कर दिया। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप अपने एलाय को, अपने घटक दल को नहीं समझा पाए तो आप कैसे हमें समझाने की बात करते हैं? आप किसानों के मुद्दे की बात करते हैं। सच तो यह है कि आपको किसानों की परवाह नहीं है, आपको पूंजीपतियों की परवाह है जो किसान अब कृषि के क्षेत्र में घुसना चाहते हैं। आप कहते हैं एमएसपी मैं कह रहा हूं दी जाएगी। आपके वर्ड की क्या अहमियत है? आपके शब्दों की क्या अहमियत है? आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। जब तक आप कानून में यह नहीं लिखेंगे कि निजी क्रेता, एक प्राइवेट बायर एमएसपी से कम पर उपज को नहीं खरीद पाएगा, आप किसान को कोई प्रोटेक्शन, कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। आप कैसे डिसाइड करिएगा कि किस खेत में किसान कितने में खरीद रहा है, कहां की एमएसपी क्या होगी? तो जबानी जमा खर्च करना एक बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाकी उल्लेख किया है, मैं आपको बता दूं, ये सिंबॉलिक जेस्चर था। जहां तक मेरी जानकारी और जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये एक पुराना ट्रैक्टर था और ये करने से अगर सारा मीडिया इस बारे में बात कर रहा है तो मैं खुश हूं, क्योंकि ये ऐसा कानून है जो देश के 65% लोगों को प्रभावित करने जा रहा है और इस पर फिर भी कोई बातें नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं हो रहे हैं। मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि प्राइम टाइम डिबेट्स मुझसे ज्यादा आप जानते हैं किन विषयों पे हो रहे हैं
और वो विषय कितने लोगों का भाग्य निर्धारित करते हैं। तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि उस समय ऐसी बात कह भी रहे हैं। No, absolutely not. I believe this was a position conveyed from an administrative point of view, maybe by bureaucrats. I don't know the details very much, but I know the preliminary details. And I can only tell you that this was an administrative position conveyed by perhaps the bureaucrats. In a coalition, when you get together, when you discuss, when you see the law that has been made, it obviously is a draconian law. And a consensus has been arrived at, because in a coalition people are expected to speak to each other. The central government of course has no idea about consensus making, and which is why this anti-farmer draconian legislation, governments across the country have decided that they will oppose it, and I don't think Maharashtra is going to be any exception. मैं कल से ये चर्चा सुनते हुए देख रही हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिया है। ये कोई पहली बार दिया हुआ निर्देश नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूं। और जब भाजपा कहती है कि हम गलत कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि सेक्शन 256(2) के अंतर्गत 254(2) के अंतर्गत पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने तमाम राज्य सरकारों से कहा था कि आप लॉ पास करिए इसको स्कर्ट करते हुए, और वही कांग्रेस भी कर रही है। और इसलिए कर रही है क्योंकि कहीं पर किसानों की सुरक्षा और किसानों के साथ खिलवाड़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये करना जरूरी है। इस पर डुप्लिसिटी, इस पर हिपोक्रेसी भाजपा की है, और इसलिए है क्योंकि आपने अपनी सरकारों को बोला था ये कानून स्कर्ट करने के लिए, और जब हम किसानों के हित की बात करते हैं तो आप फिर से जबानी जमा खर्च करके इसकी भर्त्सना करते हैं। आपकी हिपोक्रेसी की और डुप्लिसिटी की जितनी भर्त्सना करी जाए वो शायद कम है। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन थी, समन्वय स्थापित होता है कोalition पार्टनर्स में, और बिल्कुल सही निर्णय महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है कि वो इस एंटी फार्मर, इस ड्रैकोनियन बिल की और ड्रैकोनियन कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। मैं इसका स्वागत करती हूं। You know, before I seek anything, I expect her to break her conspicuous silence and speak on these issues. You are not just a MP from UP, you are also the Child and Development Minister. It is your moral responsibility to come out in the open and talk about these issues, because silence makes you complicit with crimes like these. That's all I will say for now. Because your position on matters like this is not determined by where you sit, whether in treasury or in opposition benches. If you really are a champion of women's rights, and if you really want to make your voice count on rights for women, then you should speak irrespective of where you are and what position you hold. And that to me is hypocrisy of the worst kind. Done? Dhanyavad.